हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 और सवाल का लेकर उपस्थित हूँ। वही इरादा, वही जज्बात, हमें 95 एवर लेके आना है। इसी के प्रयास में सीढ़ी का अगला क्रम हम लोग चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में द एचसीएफ ऑफ के एंड 93, दो नंबर दिया हुआ है, के एंड 93 इज 31 और दोनों का एचसीएफ 31 है। वेयर के इज ए नंबर विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ के। इसमें से के लिए कौन सा सही होगा। 4 दिया हुआ है बात। के इज ए मल्टीपल ऑफ 31, के इज ए मल्टीपल ऑफ 93, के इज एन इवन नंबर, के इज एन ऑड नंबर, है ना। अब उसके बाद हमको उसमें से चुनना, ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो पहले हमको समझ लेना होगा एचसीएफ और एलसीएम को। थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा सा समय लूँगा बच्चों इसमें समझाने के लिए, उसके बाद फिर ये आपके लिए आसान होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको यूं बनाएंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग को समझना आवश्यक है कि कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं एचसीएफ मिक्स्ड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने यू ऐसा ही बता दिया एलसीएम। अब हमको जानना है कि के और 93 का। तो जब भी अगर हम लोग फैक्टर के रूप में एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, तो उसके लिए एक रूल होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और हम ले लेते हैं कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो हम इसमें से चुनते हैं कि 12 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2 हो जाए, 2 होगा ही, यानी 12 किस किस से कट रहा है। तो 12 को अगर चुनते हैं हम लोग तो 2 गुणा 3 ये फैक्टर हो गया। 14 को इतना। अब देख लीजिए इसमें कह रहा है कि जो कॉमन फैक्टर है यानी 2 × 2 हो जाएगा हमारा एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल और हम लेते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं 13 और 26 का, ठीक है। तो हम इसमें देख क्या रहे हैं कि 13 का फैक्टर कौन होगा। तो 13 का फैक्टर होगा 13 × 1 और 26 का कौन होगा 13 × 2 हो जाएगा ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है 13, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 13, है ना। अब इस पर हम विचार करते हैं कि अगर एचसीएफ 13 है, उस कंडीशन में अगर हम इस नंबर को बढ़ाते हैं, अगर हम इसको 26 कर देते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर 39 करते हैं, ये सपोज कि 26 है और 39 है, तो क्या लिखेंगे 13 × 3 और इसको लिखेंगे क्या 13 × 2, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया, है ना। अब देखिए 13 और 26 का भी एचसीएफ 13 आ रहा है, 39 और 26 का भी 13 आ रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चों अगर हम लोग 26 एंड 26 का एचसीएफ निकालना शुरू करें, 13 × 2 हो जाएगा, इसका भी 13 × 2 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 13 भी होगा 2 भी हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 कॉमन सा बात है, ऐसा ही 26 हो जाएगा। अब इसी सवाल को अब हम बच्चों बनाते हैं इसमें। अब कह रहा है द एचसीएफ ऑफ के एंड 93, है ना। 2 नंबर है तो हम के लिख लिए और 93 लिख लिए, ठीक है। एचसीएफ अब इसका कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ क्या रहा है 31 आ रहा है, यानी के बराबर तो एक 31 है ना। और 93 का क्या हो जाएगा 31 × 3, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा, मान लेते हैं। होने को तो 2 भी हो सकता है ना। 3 नहीं होगा तो 93 हो जाएगा। तो 93, अब यहाँ वही वाली बात 26 वाली, अगर दोनों कॉमन अगर 3 यहाँ करते हैं तो फिर 93 हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ में क्या दे रहा है हमारा 31, तो इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं जब एचसीएफ हमारा 31 आ रहा है तो कन्फर्म है कि के भी हमारा कितना हो जाएगा 31 हो सकता है ना। पहला तो है कि एक रहेगा तो 31 हो जाएगा। यहाँ अगर के का 31 लेते हैं तो इसका फैक्टर 31 × 1 होगा और एचसीएफ 31 हो जाएगा। लेकिन अगर हम
2 लिख, अगर यहाँ हम 2 दे देते हैं, यानी k बराबर 31, यानी समझ लीजिए ऐसा कि 62 इज इक्वल टू 31 इंटू 2 और 93 इज इक्वल टू 31 इंटू 3। इसका भी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा एचसीएफ 31, इसका भी 31 हो जाएगा। बच्चों एकदम गौर से देखने में समझने वाली बात है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो k आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेयर k इज ए नंबर विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ k। k के लिए कौन सा होगा? तो k इज ए मल्टीपल ऑफ 31, तो k का मल्टीपल है ना 31, 1 कर रहा है, 1 के बाद अगर 2 कर देते तो 62 भी मल्टीपल हो जाएगा, 93 भी मल्टीपल हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं अब, जैसे ही मल्टीपल 93 होगा, लेकिन एचसीएफ क्या हो जाएगा? फिर 93 हो जाएगा। कैसे? 26 का तो 26 एचसीएफ हुआ, तो यहाँ 31 इंटू 3 करेंगे तो फिर हमारा एचसीएफ बदल जाएगा। इसके लिए तो ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा कि नहीं भाई के इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है। अब आते हैं, अब 1 तो ही था, 2 हो सकता है, तो 2 क्या है? इवेन नंबर है, तो k इज एन इवेन नंबर, यानी 3 चल जाएगा, 1 चला जाएगा, है ना। और ऑड नंबर, और 3 के बाद 4, 2 के बाद 3 नहीं ले, 4 के लिए 5 ले सकते हैं इसमें हम लोग, है ना। 5 इसमें तो 5 नहीं है ना, सिर्फ हमको कॉमन देख लेना है। तो 31 इंटू अगर हम कर देते हैं, अगर हम 155 एंड 93 का एचसीएफ शुरू कर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 31 इंटू 3, और इसका कितना हो जाएगा? 31 इंटू 5 हो जाएगा ना। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका भी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 31। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर 62 था भी एचसीएफ 31 हो रहा था, 5 आ गया भी 31 हो गया, लेकिन 3 आ रहा था, है ना। 3 जब रख रहे थे तो क्या हो जा रहा था? 93। तो उस कंडीशन में 93 तो मल्टीपल नहीं होगा, इस कारण से ये छट गया, कारण कि यहाँ एचसीएफ 31 ही है, तो इसलिए ध्यान रखना है। बाद बाकी फिर बढ़ जा रहा है, 5 ले आए तो ऑड नंबर वाला भी काम कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? 1 है, 3 है और 4 है। अब इसमें से हम चुन लेंगे 1, 3 एंड 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 बी आंसर। ओके बच्चों, इसको समझ पाइए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन इसको समझना है, गौर से देखना है और समझना है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या कह रहा है? गिवन बिलो इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ये पेयर दिया हुआ है, 4x + y = 8, 4x - 2y = 16। ठीक है, इज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। अब पूछा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सोल्यूशन, है ना। तो हम लोग पहला देखते हैं, a1/a2 इज, अब देखो b1 यहाँ 1 है और b2 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी यहाँ रिलेशन हमको स्पष्ट दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके यह किसका कंडीशन है? हमको C1 C2 पर तो जाना ही नहीं, जब ये हमको दिख गया कि बराबर नहीं है, और ये तो 8/1/2 आ रहा है ना। तो अगर बराबर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन का, है ना। और जब सोल्यूशन निकल रहा हो तो कंसिस्टेंट होता है, ध्यान रखना है। जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना, उस कंडीशन में, यानी ये दोनों बराबर हो जाए और C1/C2 नॉट इक्वल में रहे, तो वो नो सोल्यूशन होता है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। बाद बाकी जो बच गया, मेनी सोल्यूशन हो या यूनिक सोल्यूशन हो, इन दोनों कंडीशनों में इक्वेशन जो होता है सो कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सोल्यूशन भी है, दोनों है। तो देख लो क्यों ऐसा हमने बोला, क्योंकि यहाँ दे रहा है, यहाँ कंसिस्टेंट ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सी में दे रहा है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। What is the value of k such that the following pair of equations have infinitely many solutions? Many solution का ढूंढ रहा है, तो many solutions में क्या हो जाता है बच्चों? Many solutions के लिए a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जो रिलेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, इस इक्वेशन में इस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है, इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना है। ये तीनों रिलेशन को एकदम मेमोराइज कर जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये अगर ध्यान में रहा तो ये 2 या 3 क्वेश्चन तो हमारे हाथ में है नंबर।
अब आते हैं इसमें क्या कर रहा है, तो ऐसा हम देख रहे हैं, तो के का वैल्यू पूछ रहा है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनिटी सोल्यूशन है ना, मेनी सोल्यूशन। तो फॉर द वैल्यू ऑफ के के लिए तो हम के कहाँ है, दूसरे वाले में है, बराबर में आएंगे तो इन दोनों का यानी इसके साथ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1 इसका सोल्यूशन 1/-3 इज इक्वल टू -2/k क्रॉस गुने तो के बराबर 6, के बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आओ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1 and 1, दो पॉलिनोमियल्स का जीरोज दे दिया 1 and 1, यानी ये एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, देन द पॉलिनोमियल कैन बी, अब पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा एक ये अल्फा है ये बीटा है, तो ध्यान रखना है 1 + 1 2x हो जाएगा, -2x -2x -2x, ऑप्शन नंबर बी है ना, मिलाना है। हमारा एक यूनिट सही जा रहा है उसका कन्फर्म है सही होगा। ऐसे आप 1 × 1 1 हो जाएगा, तो साधारण सा देखना, एक नजर देखने की बात है, तो बस सिर्फ ये देखना है और आगे बढ़ जाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19/1/4 18/1/2 17/3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा अब इसमें है हमारा प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि नेगेटिव टर्म कौन होगा, यानी ये घटना शुरू हुआ है तो कोई ना कोई टर्म तो आएगा जो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब आएगा, जीरो के बाद वाला नेगेटिव हो जाएगा जब घटता हुआ जा रहा है। तो हमको पहले तो डी पता करना चाहिए और ये पता करना होगा कि हमारा जीरो कौन सा टर्म आएगा, है ना। कंफर्म नहीं कि जीरो हमारा एक्स में टर्म आएगा ही आएगा, लेकिन जीरो के बारे में पता करना है कि जीरो कौन सा टर्म होगा। तो जीरो वाला टर्म पता करने के लिए हमको इसमें पहले ए तो पता है, एन पता करना है कि जीरो है, nth टर्म हमको जीरो पता करना है कौन होगा, एन पता करना होगा। तो सबसे पहले हमको डी पता करना होगा। तो डी पता करने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान रखना 19 4 जा 76 177/4 हो गया, तो T2 - T1 होता है, तो 77/4 -20 है। तो ध्यान रखना कि ऐसा अब हम लोग डेसिमल में नहीं कर लें इसको, कदापि डेसिमल में नहीं करना है। करना क्या है कि इसके नीचे भी बाय में 4 आ जाए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 80/4। अब ये कितना हमारा आ रहा है -3/4, यानी डी हमारा हो गया -3/4, है ना, डी आ गया -3/4। अब हमको फॉर्मूला निकाल दीजिए, तो हमको nth टर्म nth बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमको जीरो चाहिए, हमको जीरो पता करना है क्योंकि जीरो के बाद वाला जस्ट बाद वाला टर्म निगेटिव होगा। तो ये हमको जीरो हो गया। a पहला टर्म क्या है 20 है, प्लस n तो निकालना ही है -1, और d कितना हो गया -3/4। इसको ले आते हैं, इसको 20 को लाएंगे इधर, तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -20 हुआ और इधर बच गया क्या -3/4 इंटू n - 1, माइनस है माइनस कैंसिल, 24 जा 80, है ना। तो n - 1 क्या हो जाएगा, तो n - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80/3, है ना, अब +1, है ना, तो कितना हो जाएगा 80/3 + 1। अब 80/3 अब देखिए कितना हो जाएगा, 80 में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 2 3 6 जा, यानी 26.1 आ गया, 26 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, और 1 तो यानी 27 पॉइंट समथिंग गया, यानी 27 पॉइंट समथिंग जो टर्म होगा, पॉइंट में तो टर्म नहीं होगा, एन है तो कोई कंप्लीट नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए था, तो यानी 27 के बाद वाला जो टर्म होगा यानी 28th टर्म जो होगा सो निगेटिव होगा। तो इसका ए बी ये ऑप्शन नंबर बी, है ना, ध्यान रखना है। यानी हमको निगेटिव जीरो के बाद तो जीरो पता करना होगा। इसमें बच्चों आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें पूछता है, 3 मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन पूछता है, उसी क्वेश्चन को उठा के ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखना होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा पॉइंट A -1 बाई पॉइंट B 5 7 लाई ऑन ए सर्किल विथ सेंटर O। अच्छा अब देखिए सेंटर पर है ये, इसमें अब हम लोग को कैसे बनाना है, कह रहा है कि सेंटर पर, और सेंटर दिया हुआ हमारा कितना 2 और -3y, और 2 पॉइंट है, तो देखो दोनों रेडियस हो जाएगा तो दोनों बराबर होता है ना। तो इस कंडीशन में
इससे इसका दूरी, इससे और इस सेंटर से इसका दूरी हमको निकालना, मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो यानी इसमें हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमको दोनों का निकालना होगा, इससे इसका डिस्टेंस फार्मूला और इससे इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो देखो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग जानते हैं ना, d बराबर d इज इक्वल टू किधर किधर, d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला लिखना नहीं है, समझ, सिर्फ ध्यान में रखिए, फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो मैथ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इस कारण से फार्मूला याद होना कंपलसरी, अति आवश्यक। अब क्या करना है, 2, अब देखो सॉल्व करेंगे इसका, 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, -3 और -y यहाँ आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3y या -y यानी -4y। तो कितना हो गया, 9 प्लस -4y का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो गया, है ना। इसका डिस्टेंस का हमारा ये आ गया, है ना। ये रूट में रहेगा, इसको ध्यान में रखना है, रूट तो कैंसिल दोनों तरफ होता है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर इसका निकालते हैं, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 में से इसमें से इसको माइनस कर रहा है, -3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया। फिर आते हैं प्लस में y2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, -3y या -7। ये बच्चों अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो यहाँ सावधानी बरतना, है ना। हमारा देखो रूट जाएगा, दोनों तरफ से चला जाएगा, फिर 9 दोनों तरफ है, सेम साइन का है, तो 9 भी चला जाएगा। हमारे पास सिर्फ इक्वेशन के लिए बच जा रहा है, यानी हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमारे पास बच क्या गया, मैं इसको मिटाता हूं बच्चों। हमारे पास सॉल्व करने के लिए बच गया क्या, देखो यहां बच जा रहा है, इधर बच जाएगा 16y स्क्वायर और इधर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा -3y -7 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर निकाल दीजिए, 16y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर -3y ये हो गया, b 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो a स्क्वायर -2 है भी, तो -2 a के जगह पर माइनस है, यानी प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 2 7 21 दूना 42, 42y प्लस b स्क्वायर, तो 49, 7 का स्क्वायर, है ना। सबको एक तरफ लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, 16y, तो 16 में से 9 गया, तो 7y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करके डायरेक्ट लिखते हैं, 7y स्क्वायर -42y -49 इज इक्वल टू 0। 7 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0। एक वीडियो मैं लेके जरूर आऊँगा ऐसे वाले, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्ट तरीका से, वो बताने के लिए। अभी तो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, एक वीडियो मैं लेके आऊँगा इसके लिए, शॉर्ट मेथड इसका। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ध्यान रखना है कि -7 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यानी -7 रखना चाहिए, तो यहाँ और आ जाना चाहिए 6y, है ना। तो -7 + y 1y, तब ना, तो हमारा -7 जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -7, यहाँ देख लीजिए y स्क्वायर -7y प्लस y -7, है ना। तो देखिए y -7 है ना, और इसमें 1 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक जगह +1 हो गया, तो 1 माइनस में चला जाएगा, और ये 7 प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन ऑन, अच्छा ये अब इसको देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं। बच्चों क्वेश्चन इसमें है, इफ द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर P इतना, Q इतना, R इतना, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स SR। अच्छा, इसमें वर्टेक्स ही पूछ रहा है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग तुरंत से रफ में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में
ओ जो है सो मिड पॉइंट होगा, पी आर का मिड पॉइंट ओ होगा और एस क्यू का भी मिड पॉइंट ओ होगा। अब हमको देख लो इसमें करना क्या है, जो जिसका जिसका कोऑर्डिनेट है उसको लिखिए। ये 3 4 है, पी का क्यू का -2 3 है, आर का -3 -2 है, और एस का तो निकालना ही है, इसका क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखो मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं ना, कि अगर मान लेते हैं यहाँ एक्स वाई हो, है ना, ये सब टोटल दिमाग में बैठा कर फार्मूला अगर याद होगा, हमने कई एक बार कहा है, अगर फार्मूला आपका कंप्लीट तो आपका 80% मैथ का काम कंप्लीट, सिर्फ 20% आपको कैलकुलेशन करना है। तो एक्स वाई, तो मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 होता है ना। तो देखो 3 अब -3 प्लस करना है तो 0 हो जाएगा, यानी x हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो x के जगह पर 0 डाल देते हैं, ठीक है। अब y 4 और 2 6 और 6 और बाई 2 यानी 3 हो जाएगा, यानी हमारा ये आ गया 3, एक्स वाई निकल गया इसका मिड पॉइंट। अब इसके लिए भी तो ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम का रूल है। अब आते हैं इसमें, अब 0 कब आएगा, अब जानते हैं ना x1 प्लस x2 0 हो जाएगा, तो यहाँ -2 है, तो कितना इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, तो +2, यानी यहाँ हमारा 2 हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट, है ना। कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है, ब्रेन को शार्प रखिए। अब देखिए अगला क्या है कि यहाँ हमारा इसको और इसको, है ना। अब जैसे आया था 4 और 2 6, और 6 में हमने 2 से भाग किया, आ गया 3। अब हमारा यहाँ कितना हम करें कि ये बीच में आ जाए 3 हमारा, तो ये 3 है, और 0 1 0 1 2 किस में जा रहा है, 2 किस में जा रहा है, 2 किस में जा रहा है, इसमें, बस हमारा x निकल गया है ना, x आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर है डी पैरेलल AC, है ना, D जो है AC की पैरेलल है और ये पैरेलल है, एंड DF पैरेलल AE, DF जो है AE की पैरेलल है, ऐसा इंडिकेट किया हुआ भी है फिगर में। विच ऑफ दिस इज इक्वल टू BF बाई FE, BF बाई FE कौन इक्वल होगा, इसमें ऑप्शन दे दिया। तो बच्चों देखो हम लोग ज़्यादा कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, ये दोनों पैरेलल है तो इतना बाई इतना होगा, और देखो हम इसको और इसको कह रहे हैं, इस लाइन को और इस लाइन को, तो यहाँ B बाई EC हो जाएगा, B बाई EC, है ना। और दोनों अब देखो इस कंडीशन में ये और ये हो गया, फिर ये और ये पैरेलल है, DF और AE पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, BF बाई EF, है ना, तो BF बाई EF, है ना। हमसे पूछ रहा है BF बाई EF कौन होगा, EF या F एक ही है, तो B बाई EC, B बाई AC, B बाई EC, ये आंसर हो जाएगा। थ्योरम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस देखना है, क्लियर करना है। आगे, अंकित ज्वाइंस द सेंटर ऑफ द 2 पुलीज, है ना, जो घूमता है, उस जो एक किसी एक्सल पर घूम रहा है चक्कर, देखा होगा जो आटा चक्की होता है फ्लावर मिल में, वो 2 जो चक्कर नाचता है, रिंग जैसा जो सर्कल जैसा जो होता है उसको पुली बोलते हैं, तो वो अगर जो घूम रहा है, द ज्वाइंस द सर्किल ऑफ 2 पुली, यानी 2 पुली है, फिगर के अनुसार एक बड़ा पुली है एक छोटा पुली है ना। पुलीज एंड ऑब्जर्व्स लाइन सेगमेंट P1 S1 एंड P2 S2, हमको इसमें से देखना है P1 S1 और P2 S2, यानी फीता है ये, है ना। मील वाला ध्यान रखना, मील वाले ध्यान को रखो, एक छोटा पुली एक बड़ा पुली होता है, तो उसमें फीता लगा हुआ यूँ घूमता रहता है, ऐसे चलता है, ऐसा नाचना शुरू किया तो ये घूमना शुरू करेगा। When extended meet at a point X, अब दोनों को खींच लीजिए, इस पुली को खींच करके दूर तक ले जाइए, X तक, यहाँ तक लेके आइए, है ना, खींच लिए यहाँ तक मिलाकर, मान लो कि मैथ है, इमेजिन करना है, खींच लिए पॉइंट X। विच लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लाइन P1 S1, P1 S1 तो कौन हो जाएगा, P2 S2, कहाँ गया P2 S2, बस ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट टू द सर्किल आर इक्वल, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर उसके अंदर अगर कोई सर्किल इंस्क्राइब्ड रहे, यानी स्क्वायर के अंदर सर्किल है, तो जो साइड होता है स्क्वायर का उसका हाफ होता है रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर है तो 3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, आर 3 हो गया तो 9 हो जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये। यानी अगर इसको हम लोग ऐसा बनाए, ये सर्किल हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया, इसके अंदर एक सर्किल हो गया, अगर ये 6 सेंटीमीटर है पूरा तो इसका हाफ से ये रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बस एरिया निकाल दिए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर
देखो ऑप्शन में पाई देख लेंगे, पाई है, पाई को कुछ छेड़ना नहीं है। R3 या 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो यूनिट है, इसलिए ये हो गया। अब बच्चों हम फिर अगले वीडियो में सिंपल पेपर 4 का ही जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया यानी 11 to 20 लेकर फिर आपके साथ सामने उपस्थित होंगे। इतना तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए धन्यवाद।